राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण दिवस के अवसर पर आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जोहार। पोलियो एक संक्रामक बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित व्यक्ति के मल एवं मुख तथा नाक से निकलने वाले स्राव के माध्यम से फैलता है। ये बातें हम सभी जानते हैं, लेकिन पोलियो हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करता है और पोलियो के उन्मूलन के लिए क्या क्या कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, पल्स पोलियो अभियान की मुख्य उद्देश्य क्या है, इन सब बातों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है जिला RCH पदाधिकारी डॉक्टर SB खलको को। डॉक्टर खलको, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्ते। आज के इस विशेष दिवस में जहां पोलियो से मुक्त करने के लिए टीकाकरण अभियान का शुरुआत किया जा रहा है, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पोलियो की बीमारी है क्या और ये हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करती है। पोलियो एक वायरस से होने वाली बीमारी है जो ज़्यादातर 0 से लेकर 15 साल तक के बच्चों में इसके संक्रमण की ज़्यादा संभावना होती है। उसमें भी सबसे ज़्यादा 5 साल तक के बच्चों में इसका प्रभाव देखा जाता है, जिसके कारण जब ये शरीर में प्रवेश करता है और ये जब बीमारी का रूप लेता है तो शरीर का कोई ना कोई भाग है जो अपंग हो जाता है जी, या वो पूरी तरह से उसमें ताकत नहीं रहती है, जिसके कारण उसका डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाता है। आप लोगों ने देखा होगा पोलियो के केसेस, जो बच्चे एक पैर पतला रहता है या लंगड़ा के चलते हैं या हाथ एक पोलियोग्रस्त हो गया, ये शरीर के किसी भी भाग को असर कर सकता है। यहाँ तक कि चेहरे की जो लकवा हो सकता है या फिर आँख का पुतली नीचे नहीं आ सकता है, ये सब चीज़ें भी हो सकती है इसमें। तो इसके कारण से विकलांगता आती है और विकलांगता एक ऐसा चीज़ है जो कि बाहर से दिखने वाली चीज़ है। इसके अलावा ये तो विकलांगता बाहर से दिखने वाली फिर भी ठीक है, वो ज़िंदगी भर उस तरह से अपंग रहेगा, लेकिन एक बच्चों की मृत्यु का एक बहुत बड़ा कारण ये पोलियो भी है, जिसके कारण से ये अभियान चलाने की आवश्यकता पड़ी है। और आज के समय में हम लोग लगभग इसके खात्मे की ओर हैं। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भारत पोलियो मुक्त घोषित हो चुका है। जी हाँ, यही बात मैं भी जानना चाहूँगी कि जब हमारे देश को पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषित कर दिया गया है, फिर इस अभियान की शुरुआत करने की क्या आवश्यकता है, ये अभियान चलाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। जैसे कि हम लोग भारत पोलियो मुक्त हो गया है। लास्ट केस हमारा यहाँ पे हावड़ा पे मिला था 2011 पे जी, और ये प्रक्रिया है कि उसके 3 साल के बाद अगर कोई केस नहीं मिला, लास्ट केस मिलने के 3 साल तक अगर कोई नया केस नहीं मिलता है, तब उस कंट्री को पोलियो मुक्त घोषित किया जाता है। तो अभी तक हम लोग जो 11 के बाद कोई भी केस नहीं मिला था, तो 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया। लेकिन ये भारत से पोलियो मुक्त हुआ, पूरे दुनिया से अभी पोलियो का उन्मूलन नहीं हो पाया है। और विशेष करके हमारे जो पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में अभी भी दुनिया में सबसे ज़्यादा मामले पोलियो के मिल रहे हैं जी। और ये दोनों देश ऐसे हैं जहाँ की हमारे लोगों का आना जाना है। तो ऐसी संभावना बहुत ज़्यादा है कि अगर हम सावधान ना रहें तो पड़ोसी देशों से हमारे पास पुनः पोलियो के मरीज मिल सकते हैं। जी, इससे बचाव के लिए ज़रूरी है कि जो छोटे बच्चे हैं उनमें पोलियो जो है, पोलियो की खुराक दी जाए। यहाँ पर एक सवाल जो उठता है वो है कि पोलियो टीकाकरण अभियान ना बोलकर इसे पल्स पोलियो अभियान कहा जाता है, तो ये पल्स पोलियो अभियान का क्या तात्पर्य है? पल्स पोलियो अभियान 2 तरह से चलता है। एक राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान होता है जिसको हम NID बोलते हैं, दूसरा कि सब नेशनल इम्यूनाइजेशन डे बोलते हैं, SNID, जिसमें कि कुछ चिन्हित राज्यों में ये काम किया जाता है, ये कार्यक्रम चलाया जाता है। क्योंकि अब हमारे यहाँ पे पोलियो फ्री हो गया है, तो अभी हम लोगों को जो नियमित टीकाकरण में पोलियो की दवा जो बच्चों को देते हैं वैक्सीन, उसके अलावा साल में एक बार ये समय चुना जाता है, साल के शुरुआती समय पर ही है। और ये पूरे राष्ट्र में एक ही दिन करने के पीछे वजह ये है कि उस दिन अगर 0 से 5 साल के बच्चे जहाँ कहीं भी रहें पूरे भारत में,
उनको ये टीका एक बार कम से कम साल में ज़रूर पड़ जाए, ताकि वो इस बीमारी से सुरक्षित रह सकें। जी, हमारे यहाँ बच्चे के जन्म के बाद से, या ये भी कह सकते हैं कि गर्भ धारण करने के समय से ही महिला को भी 2 टीकाकरण करवाया जाता है, और साथ ही बच्चे के जन्म के बाद से टीकाकरण का जो है वो एक रूटीन तालिका जो है वो फॉलो किया जाता है, और ये भारत सरकार के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। जब टीकाकरण सरकार के द्वारा पहले से ही दिया जा रहा है जन्मे हुए नवजात शिशु से लेकर 11 साल के बच्चे तक, तो फिर ये अलग से OPV, ये पल्स पोलियो का खुराक देने की क्या आवश्यकता है? बिल्कुल, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जन्म के समय, जन्म के तुरंत बाद, जिसको हम लोग 0 डोज बोलते हैं, वो दिया जाता है। उसके बाद फिर जब 6 सप्ताह का बच्चा हो जाता है तब उसकी OPV की पहली खुराक दी जाती है, और इसके साथ में ही इंजेक्टेबल जो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है वो उसकी एक खुराक दी जाती है। फिर 4 सप्ताह के बाद उसकी दूसरी खुराक दी जाती है OPV की, और फिर उसके 4 सप्ताह के बाद फिर तीसरी खुराक दी जाती है, और उस समय में फिर से OPV की दूसरी जो इनएक्टिवेटेड पोलियो का इंजेक्टेबल है उसकी दूसरी खुराक दी जाती है। इसके अलावा जो 16 से 24 महीना के बीच में एक बूस्टर डोज दिया जाता है, और 5 साल के बाद बूस्टर डोज दिया जाता है। 5 साल तक बूस्टर डोज दिया जाता है। लेकिन ये ऐसा देखा जाता है कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो फिर वो नियमित टीकाकरण से थोड़ा, चूँकि बूस्टर के प्रति बहुत ज़्यादा ऐसा जागरूकता नहीं होता है कि अच्छा इतना तो पड़ गया, तो इसलिए एक ऐसा किया गया है कि इससे इम्यूनिटी का जो लेवल थोड़ा मोड़ा भी अगर कम हो रहा है तो उसको दोबारा से मेंटेन कर लिया जाए, जिसके लिए ये कार्यक्रम चलाया जाता है कि साल में एक बार कम से कम 5 साल तक के बच्चों को इसकी खुराक दी जाए, ताकि उनकी जो इम्यूनिटी लेवल है वो ज़्यादा ऊंचा रह सके और वो बीमारी से आराम से बच सके। जी, हम सभी जानते हैं कि रोगों से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता का होना आवश्यक है, और हमारे शरीर में जितनी रोग प्रतिरोधक क्षमता रहेगी हम उतना ही अपने आप को स्वस्थ रख सकेंगे। लेकिन अगर जो बच्चे जन्म के बाद नवजात शिशु हैं और उनको पहले OPV जो का डोज पड़ चुका है जन्म के बाद, उनको भी आवश्यक है कि ये जो खुराक दी जा रही है वो ले? बिल्कुल, ये खुराक जो है ये एक तरह से उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए है। तो जितने ज़्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी रहेगी किसी बच्चे में, वो बीमारी से बचने में उतना ही सक्षम रहेगा। इसलिए साल में एक बार के लिए ये कार्यक्रम हम लोग बोलते हैं, जो जन्म लिया हुआ बच्चा है वहाँ से लेकर 5 साल तक के बच्चे जितने भी हैं सभी को इस कार्यक्रम में उनके माता पिता के द्वारा सहयोग ले करके उनको दवा जरूर पिलाई जानी चाहिए। जी, तो यहाँ पर बात होती है खुराक की, कि अगर एक खुराक पड़ गई है और उसके बाद भी ऊपर से दूसरी खुराक पड़े तो इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं पड़ता है इसका दुष्प्रभाव। बल्कि मैं तो एक उदाहरण देना चाहूँगा कि मैंने भी इसके टेस्ट किया है जी। क्योंकि बीच में एक समय ऐसा आया था ड्यूटी के दौरान पे कि कुछ जगह पे अफवाहों के कारण बच्चों को पिलाया नहीं जा रहा था। जी हाँ। तो फिर मैं वहाँ पे गया, फिर उनको जब मैंने खुद पी के दिखाया कि भाई इसमें कोई बुराई नहीं है, उसके बाद उन्होंने वो पिलाना शुरू किया। तो ऐसा कभी कभी हम लोगों को करना पड़ता है कि ये दिखाने के लिए ये सुरक्षित है। उसी तरह भी देखिए, कोविड का वैक्सीन पहले डॉक्टर्स लोगों को ही और हेल्थ वर्कर को ही लग रहा है, ताकि लोगों को विश्वास हो जाए कि हाँ ये वैक्सीन सही है। जी जी। अब बात होती है टीके के रख रखाव की। अगर टीका सही रहेगा तभी तो जिस व्यक्ति को, जिस बच्चे को दिया जा रहा है वो भी सही रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि टीके के रख रखाव के बारे में, जो पोलियो का टीका है उसके रख रखाव करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? पोलियो का या कोई भी टीका है, जो भी सरकारी टीके अभी पड़ रहे हैं सरकारी स्तर पर, सारे के रख रखाव के लिए एक कोल्ड चेन सिस्टम है, क्योंकि इसको एक नियत तापमान पे रखना पड़ता है। 2 से 8 डिग्री का टेम्परेचर ऐसा है जिसको हम किसी भी टीका को इस टेम्परेचर पे रख सकते हैं। जी। इसके लिए स्टेट से लेके ब्लॉक लेवल तक कोल्ड चेन पॉइंट बनाए गए हैं। जी। जैसे स्टेट में स्टेट स्टोर है, वैक्सीन स्टोर है, डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर है, लेकिन जब हम ब्लॉक लेवल पे चले जाते हैं वो कोल्ड चेन पॉइंट कहलाता है। वो लास्ट कोल्ड चेन पॉइंट है जहाँ से कि फिर वैक्सीन लेके लाभार्थियों तक उसको पहुँचाया जाता है। और
जहाँ जहाँ पे जो कोल्ड चेन पॉइंट की बात कर रहे हैं वहाँ पर आइस लाइन रेफ्रिजरेटर रहता है, जिसका टेम्परेचर नियत किया जाता है, कंट्रोल टेम्परेचर रहता है कि वो 2 से 8 डिग्री के बीच में रहे। इसके लिए 2 व्यक्ति उसमें सभी ब्लॉक में लगे हुए हैं कोल्ड चेन पॉइंट पे, जिनका काम है कि वैक्सीन को समय से रख रखाव करना, उसके तापमान को दिन में कम से कम 2 बार देखना। इसके अलावा वहाँ पे एक टेम्परेचर लॉगर लगा हुआ है जी, जो कि 24 घंटे उसके टेम्परेचर रिकॉर्ड करते रहता है। और अगर टेम्परेचर जो नियत तापमान जो उसको रखा गया 2 से 8 डिग्री, उससे अगर अंतर पड़ता है तो वो संबंधित जो पदाधिकारी हैं, जो कोल्ड चेन हैंडलर जिसको हम लोग बोलते हैं, या मैं जैसे ज़िला में हो गया जी, तो या स्टेट में स्टेट वैक्सीन के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, इन सब के मोबाइल पे उनके मैसेज आते हैं। और हम लोग यहाँ पे एक जगह पे ही बैठ के हम लोग पूरे ज़िला का, जैसे मैं ज़िला देखता हूँ तो मैं अपने ज़िला का पूरे कोल्ड चेन पॉइंट का टेम्परेचर मोबाइल ऐप के थ्रू मैं देख सकता हूँ कि कहाँ पे कितना टेम्परेचर है। तो ये चीज़ें हैं जो कोल्ड चेन पॉइंट पे तय की गई हैं। लेकिन वहाँ से जो नीचे जाता है वो वैक्सीन कैरियर है, जिसमें कि आइस पैक लगे रहते हैं, जिनको कि डीप फ्रीज़र में जमाया जाता है। अब यहाँ पे ये बताना ज़रूरी है कि डीप फ्रीज़र में जब जमाने की बात होती है तो वो -20 डिग्री तक जमता है, लेकिन हमें रखना है 2 से 8 डिग्री पर जी। तो जब हम उसको निकालते हैं वहाँ से तो वो -20 डिग्री पे जमा है, उसको कुछ देर हम लोग बाहर छोड़ देते हैं टेबल पे आइस पैक को। और जब वो पिघलना शुरू होता है, जब पानी का एक लेयर बन जाता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पानी 0 डिग्री से जब ज़्यादा टेम्परेचर होगा तभी जाके वो बर्फ़ पानी में पिघलेगा। तो जब वो पिघलना शुरू होता है, एक पतला लेयर बन जाता है पानी का, जब आइस पैक को हम लोग हिलाते हैं तो पानी के छलकने की आवाज़ आती है, तब समझते हैं कि अब इसका टेम्परेचर चूँकि अब पानी हो गया है तो 0 से बढ़ के ये 2 डिग्री के लगभग में आ गया जी। और जब तक उसमें बर्फ़ के अंश रहेंगे और पानी है, दोनों चीज़ें, तब तक वो टेम्परेचर ज़्यादा गर्म नहीं होगा जी। तो ये इसका प्रक्रिया है। और वो जो वैक्सीन कैरियर है वो करीब 12 घंटे तक उसको अपने स्थिति में रखने के लिए सक्षम होता है। तो 12 घंटे में जो हमारे टीकाकर्मी हैं वो वैक्सीन ले के जाते हैं और फील्ड से वैक्सीन दे के वापस उसी स्थिति में ले आते हैं। जी, अभी आपने चर्चा किया और बतलाया कि टीकाकर्मी जो है इनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, भूमिका होती है टीका देने में। तो क्या टीकाकर्मियों को पहले से इसके लिए प्रशिक्षित किया जाता है? सारे टीकाकर्मी, बिना प्रशिक्षण के कोई भी टीकाकर्मी कार्य नहीं करता जी। सारे जितने भी टीकाकर्मी हमारे कार्य कर रहे हैं उस सभी को प्रशिक्षण दिया जाता है और उस प्रशिक्षण में कैसे दवा को देना है, कैसे रख रखाव करना है, कैसे उस पर देखना है कि दवा ठीक है या नहीं है। इसमें एक सबसे अच्छी बात है कि इसमें एक VVM लगा होता है जी, जिसको हम लोग बोलते हैं वैक्सीन वायल मॉनिटर। ये जो VVM है ये बताता है कि गर्मी की वजह से कहीं दवा खराब हो रही है या नहीं हो रही है। जैसे ठंडे की वजह से तो चूँकि मैंने कहा कि जैसे पानी की जब उसमें लेयर है तो वो टेम्परेचर उतना आ गया, लेकिन अगर गर्मी की वजह से ख़राब हो तो इसमें एक VVM है जो ये बताता है, ये टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ अपना तापमान के अनुसार रंग बदलता है, तो उस रंग को देखते हुए पता चलता है कि अब ये वैक्सीन उपयोग करने लायक है या नहीं है। जी। तो ये सारे प्रशिक्षित लोगों के द्वारा ही दिया जाता है जिन्हें ये पता है कि VVM क्या है और कैसे इसको देखना है। जी, अभी जो ये चलाया जा रहा है अभियान, इसके तहत क्या कोई टारगेट फिक्स किया गया है कि हाँ इतना अचीव कर लेना है? नहीं, हम लोगों का टारगेट है यहाँ पे जो रांची ज़िला का जहाँ तक बात करें तो 5,09,000 से ज़्यादा बच्चे जो हमारे लक्ष्य में हैं और इसमें टारगेट है कि सभी बच्चों को अगर वो बीमार ना हो जी, उनको छोड़ दिया जाए। उनके अलावा जितने भी स्वस्थ बच्चे हैं उन सभी बच्चों को पोलियो की एक खुराक देने का लक्ष्य है। मतलब 100% लक्ष्य हमें प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं हम लोग। जी, और हम आशा करते हैं कि ये प्रयास आप ज़रूर से सफल होगा, ये प्रयास ज़रूर सफल होगा। यहाँ आपने एक बात कही कि जो बच्चे जो हैं जिनमें जो बीमार नहीं हैं उन सब में देने की बात कही कि उन सबको पोलियो की खुराक दी जानी है। तो बीमार होने यानी पोलियो की खुराक देने के लिए भी कुछ निश्चित करना होता है कि बच्चे में कोई बीमारी ना हो, या उसका कुछ और भी पैमाना निर्धारित करना पड़ता है? दरअसल चूँकि इसमें लाइव वायरस जिसका कि बीमार करने की क्षमता को कम कर दिया गया है, ऐसी है, और इसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि अगर कोई बच्चा बीमार है और किसी कारण से उसे कुछ नुकसान हुआ
तो सारा आरोप वैक्सीन पे लगता है, जी हाँ, जिसके कारण जो बाकी बच्चों को जो फायदा होना होता है वो नहीं मिल पाता है, वो क्योंकि इसके हतोत्साहित वजह हो से जाते हैं। इसका जो गलत प्रसार होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ऐसा किसी एक बच्चे की वजह से सारे लोगों को नुकसान ना हो। और जैसे कि ज़्यादा बीमार बच्चे हैं वो तो अस्पताल में भर्ती रहेंगे, जी, तो उन लोगों को नहीं। लेकिन हाँ, अभी जैसे कोविड का समय है तो अभी ये निर्देश मिले हैं कि जिसको भी बुखार या खांसी है जो कि कोविड के लक्षण भी हो सकते हैं, तो वैसे लोगों को ये ना दिया जाए। जी, जी। यही बात मैं भी यहाँ पे जानना चाहती थी कि जब कोविड चल रहा है, कोरोना के लक्षण जिस व्यक्ति में नज़र आए, तो उनमें क्या टीकाकरण ये पोलियो की खुराक दी जानी है या नहीं दी जानी है? नहीं, जिनमें भी कोविड, जैसे मैंने कहा कि बुखार और खांसी जो है ये कोविड के लक्षण में से आते जी। हैं, मुख्य लक्षण में से आते हैं। तो जिनमें भी अगर बुखार या खांसी है उन बच्चों को ये देने के लिए नहीं है। हाँ, सामान्य जो जैसे बाकी जो किसी को चोट लग गया या घाव हो गया, ऐसे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जी। या अन्य कोई चीज़ें हैं, जैसे किसी को लूज मोशन हो रहा है तो बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो बुखार या खांसी है या गंभीर रूप से बीमार है उनको देने के लिए मना किया गया है। और वैसे घरों में खास करके जहाँ पे कोविड के मरीज हैं, क्योंकि अब होम आइसोलेशन भी हो रहा है, जी, जी। तो वैसे घरों में जहाँ कोविड के मरीज हैं उन घरों पे अभी फ़िलहाल के लिए उस पर रोक है। जी। खुराक देने के बाद क्या बच्चे में कुछ और भी नज़र आता है, उसमें कोई और लक्षण नज़र आते हैं? अभी तक तो हम लोगों को पोलियो के खुराक की वजह से कोई ऐसा चीज़ नहीं मिला है जिससे हम कह सके कि हाँ, इसको पिलाने के बाद में कहीं कोई समस्याएं आई हैं। जी, और यही कारण है कि ये वाइड मतलब पूरा एक्सेप्टेबल है कि मैक्सिमम जगह पे इसके लिए कोई विरोध कभी नहीं हो रहा। कुछ हाँ। चिन्हित अफवाहें होती हैं जिसके वजह से कहीं कहीं पे होते हैं, जी, वरना ऐसे कहीं पर भी इसके विरोध कहीं पे नहीं है इसका। जी। तो आज जब ये राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण दिवस मनाया जा रहा है, तो ये टीका के लिए कहाँ-कहाँ पर केंद्र बनाए गए हैं? ये लगभग 150 से 250 बच्चों के जनसंख्या पर जी, एक पोलियो बूथ का निर्माण किया जाता है। जो पोलियो बूथ हर एक जगह पे अलग अलग दूरी पर है। जैसे साधारणतः प्रत्येक ग्रामीण स्तर पर प्रत्येक आंगनबाड़ी जो 1 से 1,500 की जनसंख्या पे लगभग आंगनबाड़ी है, तो जी। लगभग हर एक आंगनबाड़ी पे एक बूथ रहता है। अगर ज़्यादा बूथ की आवश्यकता होती है तो स्कूल को चुना जाता है। जहाँ पे बाज़ार लग रहा है तो बाज़ार को हम लोग चुन लेते हैं कि वहाँ पे चूँकि लोग बाज़ार करने आएंगे तो कहीं वो बच्चे ना छूट जाएं। उनको कहते हैं बस स्टैंड सब है या रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे बूथ लगे रहते हैं ताकि जो बच्चे जर्नी कर रहे हैं उनको भी दिया जाए। रेलवे स्टेशन में जो आना जाना कर रहे हैं, इवन कि बहुत जगह पे होता है कि कुछ जो टीम मेंबर्स रहते हैं वो बोगी पे भी चढ़ जाते जी। हैं और अगले स्टेशन पे उतर के फिर रिटर्निंग ट्रेन से वापस उन ट्रेन के जितने भी बच्चे हैं उनको वो वैक्सीन कराते हैं। इस तरह से जो हार्ड टू रीच एरिया, जहाँ बहुत दूर दूर पे घर है किसी एरिया में, तो वहाँ सिंगल मेंबर टीम भी काम करती है। तो इस तरह से अलग अलग टीम काम करती है। जी, यानी प्रयास रहता है कि कोई भी बच्चा जो है वो इस खुराक को पाने से छूट ना जाए, सभी बच्चे को ये खुराक मिले और सभी स्वस्थ रहें। और जैसा कि हमें ये उपलब्धि प्राप्त हो चुकी है कि हमारा राष्ट्र जो है वो पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषित हो चुका है, तो ये जो हमें उपलब्धि प्राप्त हो चुकी है वो कायम रहे। इसके बाद जब अभी कोरोना का समय चल रहा है और कोरोना के लिए वैक्सीन आ चुकी है, तो हम जानना चाहेंगे कि कोरोना वैक्सीन के लिए लगाने के लिए क्या क्या गाइडलाइंस पालन किया जा रहा है? कोरोना का वैक्सीन की जहाँ तक बात करते हैं तो पहला जो चरण है इसमें जो स्वास्थ्यकर्मी जो लोग इस पर कार्यरत हैं जी, या अस्पताल में अन्य जो कर्मी हैं, जो जैसे सफाई कर्मी हो गए या जो गेट कीपर हो गया जी, या उस तरह से नाइट गार्ड हो गया या आंगनबाड़ी सेविका या सहायिका हैं, सहिया हैं, आशा वर्कर हैं, ये सभी लोग जो हेल्थ के साथ काम करते हैं, पहला चरण में इन लोगों को जो स्वास्थ्य से संबंधित जुड़े हुए हैं इनको टीकाकरण किया जा रहा है। इसमें ऐसा है कि सभी लोगों से सूची ऑनलाइन मांगी गई थी, जो सरकार द्वारा प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है उस पर, और उसको रजिस्टर्ड किया गया है। और उस रजिस्टर्ड जो सूची है, पोर्टल में सब अपडेट किया गया है और उसके अनुसार कंप्यूटर जहाँ पे बूथ बनता है, पहले जो वैक्सीन सेंटर हम लोग जो बनाते हैं, जो सेशन साइट जिसको बोलते हैं, उस एरिया से नज़दीकी जो लोग हैं उन लोगों की लिस्ट जो एड्रेस और पिन कोड है उसके अनुसार कंप्यूटर चुनता है और उनको SMS के थ्रू इन्फॉर्मेशन जाता है, जो मोबाइल नंबर उन्होंने दिया है,
कि आपका फलाना दिन फलाना जगह पे टीकाकरण है, आप जाके वहाँ पे टीकाकरण ले सकते हैं। ये जी। पहले चरण की अभी तक फिलहाल ये बात है। जी, ये तो हुई कोविड वैक्सीन की बातें। यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि कोविड को देखते हुए पल्स पोलियो का जो ये अभियान है उसको कैसे चलाया जाएगा? इस बार जो टीकाकर्मी हैं उन लोगों को विशेष रूप से ध्यान देने के लिए बोला गया है कि जी। जब वो टीकाकरण करने जाएं तो एक तो कोविड के जो प्रोटोकॉल है उनका पालन करें। जी। जैसे कि मास्क पूरे समय में पहने रहना है, ग्लव्स रहना चाहिए और हाथ सैनिटाइजेशन या हाथ धोने की व्यवस्था बूथ पे रहनी चाहिए। जी जी तो इसके लिए सैनिटाइज़र और साबुन दोनों उपलब्ध कराया गया प्रत्येक टीम को, जी। और मास्क, ताकि वो स्वयं भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। इसके अलावा दूसरी सावधानी ये रखी गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जो बुलाने की बात होती है, जो मोबिलाइजेशन की बात होती है, जी हाँ। उसमें कहा गया है कि आप टाइम देके उस लोगों को बुलाएं ताकि भीड़ एक बार में ना लगे। जी। तो सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए अगर ये प्रक्रिया का पालन करेंगे बूथ डे के लिए, और जब घर घर पे जाके सेकेंड एंड थर्ड डे जो घर घर जाने की बात होती है, जो छूटे हुए बच्चे हैं उनको पिलाने के लिए, तो उस स्थिति में हम लोग एक तरीका तय किए कि नो टच टेक्निक। जी। मतलब अगर आप घर जा रहे हैं, पहला तो घर के अंदर आप नहीं जाएंगे। जो भी बच्चे अगर हैं घर में छूटे हुए, उनको उनके गार्जियन को बोलेंगे कि आप उनको लेके बाहर आइए। जी। दूसरा कि उनके गार्जियन को ही बोलेंगे कि बच्चे को अच्छा से गोद में लेके बैठिए और उनका मुंह खोलिए, और हमारे जो टीकाकर्मी हैं वो सिर्फ उनके मुंह पे 2 बूंद डालेंगे ताकि बच्चे को छूना ना पड़े। ना तो टीकाकर्मी के द्वारा कोई संक्रमण बच्चे तक पहुंचे, ना बच्चों का कोई या घर वालों का कोई संक्रमण हमारे टीकाकर्मी तक पहुंचे। तो ये सावधानी रखने के लिए कहा गया है, और हर समय जब भी ये कार्यक्रम चलेगा जो प्रोटोकॉल है उसके पालन करने के लिए। जी सर, हम पोलियो की खुराक के बारे में बात कर रहे हैं, बार बार बात कर रहे हैं, और ओपीवी का भी जिक्र कर रहे हैं। तो यहाँ ये भी जान लेना आवश्यक है कि ओपीवी है क्या, और इससे क्या किन किन बीमारियों से बचाव हो सकता है? ओपीवी का पूरा फुल फॉर्म होता है ओरल पोलियो वैक्सीन। जैसे पोलियो जो वायरस है उसके 3 स्ट्रेन होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो ओपीवी जो है वो तीनों तरह के वायरस को, तीनों तरह के स्ट्रेन को ये बचाता है। ये बेसिकली ये टीका वैक्सीन है जो कि पोलियो के जिंदा वायरस से ही इस्तेमाल किया जाता है। उसकी जो बीमार करने की क्षमता है उसको उसमें पूरा समाप्त कर दिया जाता है ताकि ये बीमारी नहीं फैला सके, और शरीर इस वायरस को पहचानता है और इसके लड़ने के लिए उसमें एंटीबॉडी तैयार करता है, या रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको हम लोग बोलते हैं वो तैयार होता है। तो सिर्फ वो तैयार करने के लिए, उसकी पहचान करने के लिए ये वैक्सीन दिया जाता है, ताकि जब भी हमारे शरीर में वो वायरस का प्रवेश हो तो वो पहले से तैयार रहे कि इस वायरस को हमें मारना है। जी, यहाँ पर एक छोटी सी बात और जानना चाहेंगे सर, कि जब भी हम कहीं भी जाते हैं या किसी भी ऑफिस, कार्यालय, हॉस्पिटल में एंट्री लेते हैं, प्रवेश करते हैं, तो वहाँ पे हमारा बॉडी टेम्परेचर लिया जाता है। उसके बाद ही हम वहाँ पे प्रवेश करते हैं अपने हाथों को सैनिटाइज करके, मास्क पहने हुए। तो क्या यहाँ पे भी बॉडी टेम्परेचर लिया जाएगा? और जैसे कि एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, जिन जिन बच्चों को पोलियो का खुराक दिया जा रहा है उनका नाम लिखा जाता है और उनकी उम्र लिखी जाती है, तो क्या उनका बॉडी टेम्परेचर वगैरह भी वहाँ पे मेंशन करना होगा? वर्तमान में तो ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है कि टेम्परेचर उसका नोट किया जाए, लेकिन ये ज़रूर पूछना है कि किसी को कोई बुखार तो नहीं है, कोई खांसी तो नहीं है। ये ज़रूर पूछने की बात है उनको। अगर बुखार और खांसी है, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि बुखार खांसी कोविड के भी लक्षण हो सकते हैं, ऐसे लोगों को नहीं देना है। दूसरा, जिस घर में कोविड के पेशेंट हैं, जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन है, उस घर पर नहीं जाना है। ये चीज़ें सावधानी के लिए करनी है, और बाकी जो नो टच टेक्निक है ताकि वो संक्रमण किसी की तरफ से भी। जी जी, तो चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? इसमें सबसे बड़ी बात है कि मैं संदेश यही देना चाहूँगा कि 0 से 5 साल तक के जितने भी बच्चे जो कि हमारे रांची ज़िले में हैं, सभी को पोलियो की दवा अवश्य पिलाएं, नज़दीक के बूथ में ले जाकर, और पहले दिन ही पिला लें तो वो ज़्यादा अच्छा है बूथ के दिन पे, सिवाय उनके जो कि बीमार हैं या गंभीर रूप से बीमार हैं। तो यही संदेश है मेरा कि सभी लोग बूथ पे जाके अवश्य दवा पिलाएं।
और हम भी आपसे यही अनुरोध करेंगे कि अगर आपके घर कोई बच्चा है जिसकी उम्र 5 साल के अंदर है तो उसे पल्स पोलियो केंद्र पर अवश्य ले जाएं और उन्हें ये पोलियो की खुराक अवश्य दिलाएं ताकि वो भी स्वस्थ रहे और उसके शरीर में भी रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो। डॉक्टर खलको, आप हमारे बीच में आए और इतनी अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। और हम अपने दर्शकों से लेते हैं विदा। जोहार। धन्यवाद।